हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को पता है कि आज आप जो जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, एक इस जो 2024 के कैलेंडर का जो अंतिम वैकेंसी बचा हुआ था, लेवल 1 जो अपना ग्रुप डी है, उसका भी नोटिफिकेशन है जो कंप्लीटली जारी कर दिया गया है। और उसके लिए बहुत सारी किंवदंतियां बन चुकी थी, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि ये तो जो है 52,000 होने वाला है, 68,000 होने वाला है, 58,000 होने वाला है, और या फिर 1 लाख पे आने वाला है। सारे भ्रम टूट गए और ये भर्ती जो है 32,448 आपके सामने फेंक दी गई है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि एक भ्रम और भी बना था कि बहुत तेजी से जो है पहले 2019 के बाद ये था कि आईटीआई वाले ग्रुप डी में अब एलिजिबल होंगे। मेरे भाई, उनका भी भ्रम टूट गया और उनको भी बेचारों को बहुत बड़ा झटका दिया है इन रेलवे वालों ने। लेकिन ये बहुत गलत किया है उनको। अगर इस तरीके का नहीं करना था तो फिर हल्ला गुल्ला किया ही क्यों? देखो, ये तो बहुत गलत है, ये युवाओं को उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन साथियों, जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसके बारे में आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, कितना एग्जाम प्रोसेस होगा, किन किन स्टेपों से जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, और क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे तैयारी की जाए, कितनी पोस्टें होंगी, कहां से फॉर्म अप्लाई किया जाए। इन सभी बातों के लिए आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आता हूं हर बार और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ भी फिर से मैं आपको मिलूंगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। इससे अगला जो मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगा उसमें रेलवे ग्रुप डी के आपको संपूर्ण तैयारी के लिए आपको मात्र 51 में मैं जो संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई, उसके लिए मैं इससे अगले सेशन में बात करूंगा। अभी मैं बात करता हूं अपने नोटिफिकेशन के बारे में। मेरे भाई, लेवल 1 का आप सभी को पता है नोटिफिकेशन है। एग्जाम डेटों की बात अगर ये माप करें कि जो डेटों की बात करें तो मेरे भाई, आपका जो इंडिकेटिव जो नोटिस था वो पहले आपको 28/12 को दिया गया था। सूचना डाली गई थी संकेत के रूप में कि आपका जो है वो वैकेंसी आने वाला है। ये तो था आपका इंडिकेटिव नोटिस। फिर उसके बाद ये पब्लिशिंग डेट जो है 22 जनवरी 2025 यानी कल का डेट है, और ये आज ही आ गया है। तो आपको पता है कि ये हो सकता है ऊपर नीचे। ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो 23 जनवरी 2025। ये अप्लाई करने की आवेदन आपका जो है वो करने की तिथि क्या है? 23 जनवरी है। अब इसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो मेरे भाई ये रहेगा 22 फरवरी, यानी अंतिम तिथि जो है वो कितनी रहेगी? 22 फरवरी। आवेदन की तिथि 23 जनवरी, अंतिम तिथि 22 फरवरी। और मेरे भाई बात करें, लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि जब आप इसका अंतिम तिथि 22 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपको जो है 23 से 24 2 दिन और मिलेंगे जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो। इसके अलावा बात की जाए तो मेरे भाई, ये जो है आपके पास मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा कब? जब आपका जो है 24 के बाद आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा आवेदन करने का। उसके बाद करेक्शन की डेट जो है वो आपको इसके लिए दिया जाएगा लिंक, वो होगा 25 से लेकर के 6 मार्च के बीच, 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच आपको जो है ये डेट मिलने वाला है। मेरे भाई, ये तो थी आपकी कुछ डेटें। अब मैं बात करूं तो देखिएगा, ये आपको पता है लेवल 1 की जो आपके पास वैकेंसी है, और इसका जो इनिशियल पे यानी बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके पास मेडिकल का जो है अपने ये एनेक्सरी ए में देखेंगे। बात करें तो एज क्या है रहेगी, तो एज रहेगी 18 से 36 वर्ष। ये एज का क्राइटेरिया है जो कि आपको कब तक फुलफिल करना है। ये 36 वर्ष जो 1 जनवरी 2025 तक इसको काउंट किया जा रहा है, यानी 1 जनवरी, इस महीने की 1 जनवरी 2025 तक इन्होंने अपनी डेट जो है 36 भी अगर कर ली है और वो ऊपर चले गए तो मेरे भाई वो इससे आउट हो जाएंगे। क्लियर है ना? और जिनकी 1 जनवरी तक हो गई या 18 भी, वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है भैया है बहुत कम, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना कि 32,438 है वो आपकी टोटल वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 32,448। फिर सुनिएगा, लेकिन ये 32,448 एक देखने का नंबर रहा है। इसमें अभी बंटवारा करेंगे ना तो इतना सा हिस्से में आएगा, लेकिन कोई ना, जो आया है उस पर तो भरोसा रखें और उस पर तो काम करते हैं, करते रहो, विश्वास रखो, कुछ तो होगा। और देखिए बात करते हैं, अब इसमें आपको जो है ऐसा कुछ मेरे को बताने की आवश्यकता है नहीं। बाकी आपको फॉर्म वगैरह भरने के क्वालिफिकेशन की जो है वो चर्चा है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये आपके लिए। मैं आपको
जो बात करूं तो ये चीजें भी आपके लिए पढ़ने की कुछ ऐसी है कि आप जो आवेदन करेंगे उस समय आपको जो जिन बातों के बारे में ध्यान देना है वो है। उसके अलावा मैं आगे जो इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। देखो भाई, स्टेज ऑफ एग्जाम, स्टेज ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो मेरे भाई इसके स्टेज को सुन लीजिएगा। एक सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद जो है डीवी होगा और उसके बाद जो है एमई होगा। ये 4 स्टेजों में है वो आपका लेवल 1 का जो है वो आपको दिया जाएगा। आपके सीबीटी फर्स्ट में आप पास होंगे, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल वो आपसे लिया जाएगा। इसमें क्वालिफाई होने पर आपको एक यानी कि 1 गुना जो है यानी कि पूरा 1:1 में जो है वो इसमें लिया जाएगा और उसका डीवी लिया जाएगा। डीवी से फिर वो जो मेडिकल होगा उसका और उसको जो है फिर पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से जो आपको इसमें जॉब मिलने वाली है। ये कोलेटर वगैरह, शॉर्ट लिस्टिंग, पीएटी वगैरह जो आपको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग का इंपॉर्टेंट बात करें तो 1/, यानी 1/3, 1/3 है वो क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 क्या रहेगी मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर बात की जाए कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो आपके पास इसमें ये कहा जा रहा है कि कितना जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उनको स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। तो इसमें आराम से पढ़िएगा कि किसको कितना बुलाया जा रहा है, बाकी चीजें बताते रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है अभी। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बातों पर। हाँ देखो, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके पास स्टेज है वो कंप्लीट है और आपको जो भी अभी तो आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लास्ट जो फाइनल स्टेज रहेगा आपका डीवी वाला, उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। बाकी चीजें आपको पता ही है। और आगे मैं आपको लेके चलूं तो ऐसा इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो है आप इस फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं एक और आपको जो है सेशन लेके आऊंगा, उसमें सारी बातें करूंगा इन पर कि कैसे फॉर्म अप्लाई करें, किन किन पोस्टों की प्रायोरिटी कैसे कैसे प्रेफरेंस में रखें, तो वो सारी बातें करेंगे हम आगे। अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। तो मेरे भाई आप बात करते हैं वैकेंसी। तो इस वैकेंसी के अंदर आप सभी को पता है कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। क्वालिफिकेशन के आगे मैं बात करूंगा वैसे तो, लेकिन अभी सुन लीजिएगा, 10th या ITI यानी दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं इसके फॉर्म की लास्ट डेट तक, तो ये आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इससे बिल्कुल आउट हैं। क्लियर। दूसरा, अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आप इसमें आराम से देखिएगा कौन किसको कितना जो है वो चश्मे वाला या कैसे आपकी जो आई या फिजिकली जो हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो आप आराम से देखिएगा, इसमें पढ़िएगा। मैं आगे और लेके चलता हूं आपको इंपॉर्टेंट बातों पर अभी मैं चर्चा करूंगा जो आपके पास। अब ये अगला पॉइंट अपना एज लिमिट। मेरे भाई एज लिमिट के बारे में सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि एज लिमिट जो है वो एज लिमिट में होता क्या है कि कई जो युवा है वो नजदीक है, वो ज्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो लेवल 1 वाले जो है 18 से 33 वर्ष जो पहले था उसको 3 साल का, जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी वजह से 3 साल का छूट देकर के सबके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है। ये बात तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी होगी। साथ ही साथ मेरे बात करूं मेरे भाई, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिटी वाइज या कैटेगरी वाइज है, उसमें ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है, ये SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है, UREWS जो अपने पास एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये छूट का क्राइटेरिया है, जो डिसेबिलिटी यानी PWD वाले हैं विकलांग कोटे के उनके जो है इनके एज रिलैक्सेशन है, बाकी ये जो काम कर रहे हैं स्टाफ लिए उनके ये एज रिलैक्सेशन है। तो आप इसके बारे में आराम से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं मेरे भाई। अगला अगर बात की जाए कि कौन कितनी एज तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर आप EWS या UR से बिलोंग करते हैं तो आपकी यदि एज है आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1989, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाली, इससे पहले वाली है वो इसमें योग्य नहीं है। उसके बाद ओबीसी वाले 2 जनवरी 1986, SC ST वाले 2 जनवरी 1984, बाकी लोअर बिल्कुल जो है वो कम से कम यानी कि 18 वर्ष जिसकी होने की चाहिए वो एक यानी कि 1 जनवरी 2007 तक यदि उसका डेट ऑफ बर्थ है, इससे पहले या उस तक वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी बातें इसमें आपको समझ में आ गई होगी, बाकी ये चीजें आप पढ़ना। मैं आगे आपको लेके चलता हूं, थोड़ा स्पीडली मैं बात करूंगा। ये फीस का क्राइटेरिया है, तो देखो एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो आपके पास आपको पता है कि आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। एक UR, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, एक UR और एक EWS और एक OBC, इन जो है कैंडिडेट्स को जो है वो आपको फीस कितनी देनी पड़ रही है, इन सभी को जो है मेरे भाई फीस देनी पड़ेगी 500।
और जबकि SC ST या PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ये जो है इनसे बिलोंग करते हैं, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज से या EBC इनसे बिलोंग करते हैं, तो वो केवल मात्र और फीस देंगे 250 रुपए। उसके अलावा आप ये बात ध्यान रखें कि OBC और EWS जो है उसमें कंफ्यूज ना हो, EBC बिल्कुल अलग होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनके बारे में है वो। उसके अलावा रिफंडेड होगी, और ये कब होगी, जब आप CBT फर्स्ट में एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको इसमें रिफंड होगा। 500 के 400 होंगे, 250 के 240 आपको रिफंड में मिलेंगे। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसमें मैं आगे बात करूं तो EBC का पूरा इसमें समझाया गया था, रिफंड प्रोसेस को आपको समझाई दिया मैंने एक ही बात में कि जो है 500 के 400 और 250 के 240 रुपए आपको मिलने वाले हैं। क्लियर, ये नो डाउट इसमें रहे। लेकिन मिलेगा कब, जब आप CBT फर्स्ट देने जाएंगे, एग्जाम में प्रेजेंट होंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, इनमें बाकी ऐसे कोई बड़ी चीजें हैं नहीं, मैं आपको फिर इसमें डिटेल से तो कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी हम समझते चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें उन पर चलते हैं मेरे भाई। डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया कुछ, और अन्य चीजों को खोल करके जिससे पूरा डिटेल से समझाया जाता है वो डिटेल है, बाकी इनको तो छोड़ेंगे। अब हम जो इंपॉर्टेंट बातों पर आने वाले हैं, ये रहा अपने पास सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या है, तो मेरे भाई पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, उसके बाद मेरे भाई DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन यानी ME। तो CBT PET DV और ME 4 स्टेपों में आपको जो है ये एग्जाम से नौकरी मिलने वाली है। यहां तक के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपको नौकरी आपका कंफर्म हो जाता है। CBT पास होने के बाद PET में एंटर करेंगे, PET पास होने के बाद आप DV करेंगे, DV में आप बिल्कुल योग्य मिलते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल में आप फिट मिलते हैं तो आपको जॉब दे दी जाएगी। इतनी बात क्लियर, ये बातें आपको सबको समझ में आनी चाहिए। सारा काम ऑनलाइन होगा, SMS वगैरह या वेबसाइट से आप देखते रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT जो है उसके अंदर जो आपका सिलेबस आने वाला है वो सुनो बस। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मेरे भाई, एग्जामिनेशन इन मिनट यानी कि 90 मिनट में आपको जो है वो 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छा आप इस बात को मेरे भाई सुन लो, 90 मिनट और मेरे भाई 100 क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। क्यों? क्योंकि अभी आपने टेक्नीशियन का एग्जाम देखा होगा, टेक्नीशियन में जो एग्जाम पेपर था उसके अंदर के क्वेश्चनों के लिए कितना टाइम दिया गया था और उसके लिए कितना दिया जा रहा है, यहां भी 90 मिनट दिया जा रहा है, वहां भी 90 मिनट था, आपने देखा होगा। उसी प्रकार आप यहां पर ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कोई सा भी पार्ट साइंस है, इतने अच्छे लेवल का आता है कि इसमें जो वो भी जानते हैं कि 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन इसमें पाबंद तो नहीं है ना कि 10th पास वाले ही फॉर्म भरेंगे, उससे अपर के जितने भी हैं वो 100 फॉर्म भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब सब फॉर्म फिल करेंगे तो भैया उसके लिए लेवल भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मारे जाएंगे जो कमजोर है। तो इसीलिए सबके लिए एक एवरेज जो है वो इसका लेवल मेंटेन किया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लेवल इसमें आता है। आप अब तक की जो रेलवे की अगर ITI वालों ने जितनी अभी तक जितनी एग्जामें दी है उस सिलेबस को यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे ना, बहुत पछताएंगे। यहाँ का लेवल, यहाँ का पेपर बहुत अच्छा आता है, एक अच्छा तैयारी करने वाला ही इसमें जगह बना पाता है। तो मेरे भाई ये जो है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपको सुनो, जिसमें आपको जो है सिलेबस में क्या क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, अरे इतनी आसान हो जाएगी अगर मैं कुछ रास्ते आपको बताऊंगा कि साइंस कहां से तैयार करें, कैसे पढ़ें, तो डेफिनेटली ये 25 के 25 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मेरे भाई 25 क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए बहुत एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जाने वाला हूं। 51 रुपए में मात्र और मात्र ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट मैं पूरा पोर्शन आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा, मात्र 51 रुपए में यार, एक दिन के चाय पानी के खर्चे में। आप चिंता मत करना। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन, भैया इसके 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग वाले के, ध्यान रखना इस बात को। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 यानी कि GK और जो करंट अफेयर आता है उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 1/3 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और बाकी तो आपको पता ही है कि जो है
उसमें कितना गुना पास करना है, कैसे कट ऑफ जाएगी, वो है। ये डिटेल से इसके टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, मैं बात भी करूंगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका लेवल ही आपको चेंज किया जाता है, टॉपिक के नाम वही सेम रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके टॉपिक आपके सामने। उसके अलावा जनरल साइंस आपको दिख रहा है, बस यही लिखा जाता है हर बार, लेकिन अब देखना लेवल का आप। सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। ध्यान रखना, जो सीबीएसई में जो किताबें चलती है, अब सीबीएसई में क्या चलता है मेरे भाई, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर तैयार होगा। तो मेरे भाई एनसीईआरटी पढ़ो, साइंस अगर कवर करनी है तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी आपसे नहीं पढ़ी जाती है तो हम हेल्प करवाएंगे आपके लिए। उसके अलावा बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो आपको पता ही है कि सारे टॉपिक होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना होगा मेरे भाई, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट है वो मेरे भाई 35 किलो का वजन लेके दौड़ा जाएगा, और वो भी कितने मिनट में, 100 मीटर जो है वो 2 मिनट में दौड़ना होगा, पहला स्टेप। दूसरा सुनो, 1000 मीटर की दौड़ है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में, 1000 मीटर की दौड़ जो है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको दौड़नी पड़ेगी। तो इतना तो आपको जो है एक नॉर्मल फिजिकल है, जो कि अगर 5 से 7 या 10 दिन भी अगर इसमें दिए जाएं तो आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। फिर फीमेल कैंडिडेट 20 किलो वजन लेके चलेगी दो, और उसको 100 मीटर को जो दौड़ना होगा 2 मिनट में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 1000 मीटर की उसके लिए भी दौड़ होगी, लेकिन उसके लिए 5 मिनट और 40 सेकंड यानी कि एक्स्ट्रा समय इससे मेल से फीमेल को दिया जाएगा। फिजिकल में सेम कंडीशन है, बाकी टाइमिंग का थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। अब देखो भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी चीजें तो आपको जो है वो पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगी। अब हम ये नॉर्मलाइजेशन का इसमें प्रोसेस होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो आपको पता ही है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के सबको तरीके आते हैं, नहीं आते तो मित्र वाले बैठे हैं भैया। तो ये कितना केबी का फोटो चाहिए, कैसा, हाँ इस बातों पर रेलवे में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं इन पर, तो मेरे भाई इन पर ध्यान देना। और ये जो कितना केबी का, कैसा सर्टिफिकेट, कितना पुराना, कौन सा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मैं आपके लिए एक जरूर इस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिसमें आपको सारी बातें बताऊंगा, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, ये दावा है, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो मैं चर्चा करूंगा। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ पोस्टों के ऊपर मेरा भाई, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, ये सभी बात कर लेंगे। अब मैं सीधे जो है अपने को बहुत जल्दी जो आपको वो पोस्टों पर लेके चलता हूँ कि कितना क्या पोस्टें आपको देखने को मिली है। ये 16 आरआरबी जो जोन है वो अपने हैं, आप सभी को पता होगा इनके बारे में। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ मेरे भाई, अब जो जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूँ कि कितनी क्या पोस्टें कहाँ से है, कितनी ज़्यादा है, वो आप पर वैसे तो देख लेना मेरे भाई, ये वाला है। इससे पहले जो है ये मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, क्या एज होगी, ये सारी बातें, क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखो मेरे भाई, मैं इसके भी लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, इस पे बात कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा मेरे भाई, ये सारी असिस्टेंट यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्टें होती है वो अपने पास देखो, प्रोडक्शन यूनिट में, सिग्नल में, वर्कशॉप में, इनमें आती है। उसमें मेडिकल C1 B1 C1 ये जो है वो चल जाएगा। उसके अलावा इसमें देखो मेरे भाई, सभी में जो है 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NASC ग्रांटेड बाय NCVT, यानी कि आप समझ चुके होंगे 10th पास वाले एलिजिबल हैं। बाकी अगर आपके पास ITI है तो आप भी योग्य हैं, लेकिन आपके पास 10th पास हो तो डेफिनेटली आप इसमें योग्य हो। तो सभी के लिए कि बस आपको समझनी है, पोस्टों का आप अलग अलग डिपार्टमेंट है वो देख लीजिएगा, कौन सी पोस्टें किस नाम से है। बाकी ये जो आपको फॉर्म अप्लाई करने में पोस्ट प्रेफरेंस में काम आएगी, और बाकी तो आपको सबको सेम क्वालिफिकेशन है। अलग अलग जो है आपके पास ये है जोन, उसमें देखो भाई रेलवे वाइज है, जो इसमें मुंबई में कितनी पोस्टें हैं, लेकिन ये WR है, WR में मेरे ख्याल से जो है ये पोस्टें आपको दिखाई दे रही है वो सारी पोस्टें आपको दिखाई दे रही है, कौन कितनी पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें हैं वो इसमें मेरे भाई आपको देखने को मिलेगी। सब को मिलाते चले अगर ये देखो, इसमें अलग अलग जो सारी मिला करके यहाँ से 4672 पोस्टें WR में हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल पोस्टें 1433 है जयपुर में, जो NWR होता है इसमें। उसके अलावा SWR जो हुबली है वहाँ पर आपको देखो टोटल पोस्टें 503 है, यानी कि यहाँ थोड़ा कम है। जबलपुर में मेरे भाई 1614 पोस्टें हैं WCR में। उसके अलावा भुवनेश्वर जो ECR है
उसके अंदर 964 पोस्टें हैं, बाकी एक्स सर्विसमैन की है, ये सीसीए की है। देखो इतनी पोस्टें तो इनके लिए अलग से रिजर्व हो गई है। उसके अलावा फिर टोटल में 1337 है जो बिलासपुर से है। न्यू दिल्ली से बात करें नॉर्थ एनआर से तो 4785 है। चेन्नई से 2694। उसके अलावा गोरखपुर से 1370 है। और उसके अलावा बात की जाए तो गुवाहाटी से 2048 है। तो ये कोलकाता से अगर बात की जाए तो 1817 है। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं। टोटल जो है वो यहां पर कौन सी, मुंबई सीआर से 3244 है। हाजीपुर से 1251 है और प्रयागराज से 2020 है। इसमें तो वैसे भी कुछ फिक्स ही नंबर आते हैं। 1044 कोलकाता से, कोलकाता के 2 जोन है इसलिए। और इसके अलावा सिकंदराबाद से 1642। ये कुछ जोन है जिनमें आपको जो है सारी पोस्टें हैं वो टोटल बोलिए मैंने, आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, खूब समझदार है। जल्द मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा कि कौन सा जोन बेहतर है, किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सारे जो आपके डाउट कमेंट में आते हैं उनके सबके जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। तो मेरे भाई ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें मैंने डिटेल से चर्चा की है। अगला सेशन में लेके आ रहा हूं, उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी करें और क्या हम आपके लिए तैयारी में सहयोग कर सकते हैं एक बहुत अच्छी मुहिम के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये डिटेल जो मैंने चर्चा की है वो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से डाउट है। वो सारे डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले सेशन में अगले जोश, नए अंदाज और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों को नमस्कार।